दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राजकुमार सिंह। आज बात करेंगे ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले तथा उसके जवाबी हमलों से सुलगते मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट की। रमजान के पवित्र महीने में भी ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच युद्ध से सुलगता मध्य पूर्व इस बात का भी गवाह है कि ज्ञान, विज्ञान, सभ्यता और समृद्धि के नाम पर बताई जाती रही 21वीं शताब्दी में भी सन की सत्ता का युद्ध उन्माद थम नहीं रहा। अपनी सुरक्षा के नाम पर अथवा सत्ता परिवर्तन के घोषित इरादे से किसी देश पर हमला किसी भी न्यायपूर्ण वैश्विक व्यवस्था पर ही सवालिया निशान है। इजराइल और अमेरिका से ईरान की तनातनी नई नहीं है। 1979 यानी 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद से ही ईरान अमेरिका के निशाने पर रहा है। इजराइल भी ईरान को अरसे से अपने लिए खतरा बता रहा है। पिछले साल जून में दोनों के बीच युद्ध भी हुआ था। उसके बावजूद सैन्य टकराव टालने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच तीसरे देश में शांति वार्ताएं जारी थी। बृहस्पतिवार को दोनों देशों के बीच जिनेवा में बातचीत हुई, लेकिन वार्ता के अगले दौर से पहले ही भारतीय समय के अनुसार शनिवार सुबह अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर जोरदार हमला बोल दिया, जिसमें उसके सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमेनेई समेत कई शीर्ष नेता मारे गए। 40 दिवसीय शोक की घोषणा के बीच भी ईरान द्वारा मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकाना बने देशों पर जारी हमले साफ संदेश हैं कि युद्ध लंबा चलेगा, जिसका प्रभावित देशों के नागरिकों और अर्थव्यवस्था पर दूरगामी नकारात्मक असर पड़ेगा। अमेरिका की घोषित चिंताएं ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर रही हैं। बताया जाता रहा है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित रखने पर राजी भी हो गया था, बशर्ते उस पर 1979 से लागू अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हटा लिए जाएं। इन प्रतिबंधों के चलते ईरान की अर्थव्यवस्था बदहाल है, लेकिन अमेरिकी दादागिरी के सामने तनकर खड़ा होने की उसकी हिम्मत नहीं टूटी। ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी का दूसरा बड़ा मुद्दा मध्य पूर्व में सक्रिय हमास, हिजबुल्ला और हुती जैसे आतंकी संगठन हैं। इजराइल समेत तमाम अमेरिकी मित्र देशों के लिए खतरा बने हुए इन आतंकी संगठनों को ईरान से लगातार हर संभव मदद मिल रही है। शांति वार्ताओं के बावजूद तकरार के सैन्य टकराव तक पहुंच जाने की वजह भी यही बताई जा रही है कि ईरान इन संगठनों को मदद करने को तैयार नहीं हुआ। बेशक आतंकवाद को मदद चिंताजनक है, पर यही काम पाकिस्तान दशकों से भारत के विरुद्ध कर रहा है, जिसके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप महान नेता बताते नहीं थकते। किसी भी न्यायपूर्ण वैश्विक व्यवस्था में ऐसे दोहरे मापदंड स्वीकार्य नहीं हो सकते। जानकारों के मुताबिक असल मुद्दा तेल और गैस संसाधनों से समृद्ध मध्य पूर्व पर कब्जे का है। दशकों से अमेरिका मध्य पूर्व देशों में प्यार से या मार से अपनी कठपुतली सरकार स्थापित करने में जुटा है, ताकि वहां के संसाधनों पर तो कब्जा हो ही जाए, कूटनीति और राजनीति भी उसी के इशारे पर चले। अमेरिका द्वारा सद्दाम हुसैन और कर्नल कद्दाफी की हत्या के बाद इराक और लीबिया बर्बादी की हालत में है, तो कई इस्लामी देश खुद ही अमेरिकी सैन्य ठिकाना बनने को तैयार हो गए। अपेक्षाकृत ताकतवर ईरान इस अमेरिकी कवायद को अपनी घेराबंदी के रूप में देखता है। इसीलिए अमेरिकी और इजरायली हमलों के जवाब में उसने उसके मित्र देशों को भी निशाना बनाया है। कतर, कुवैत, यूएई, बहरीन, इराक आदि इस्लामी देशों पर ईरानी हमले की जानकार अलग अलग व्याख्या कर रहे हैं।
कुछ लोग मानते हैं कि ईरान अमेरिका को संदेश दे रहा है कि वो झुकेगा नहीं, तो कुछ लोगों का मानना है कि इससे ट्रंप की रणनीति ही सफल हो रही है। ईरान द्वारा इस्लामी देशों पर भी हमले से एक और जहां उसका मुस्लिम भाईचारा का नारा कमजोर होगा, वहीं प्रभावित देशों पर दबाव बढ़ेगा कि वे स्वयं जवाबी हमला करें या फिर अमेरिका से अपनी रक्षा की गुहार लगाएं। परस्पर विरोधी व्याख्याओं के बीच सच ये भी है कि खामेनेई सर्वोच्च नेता भले ही ईरान के थे, लेकिन वह दुनिया भर में शिया मुस्लिम समुदाय के सर्वोच्च धार्मिक नेता भी थे। शिया समुदाय इसे अपने धर्मगुरु की हत्या के रूप में देख रहा है, जिसकी कड़ी प्रतिक्रिया इराक और पाकिस्तान में अमेरिकी वाणिज्य दूतावासों पर स्थानीय नागरिकों के हमले के रूप में सामने आई है। मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य अड्डा बने इस्लामी देशों में भी शिया मुस्लिमों की अच्छी खासी तादाद है। बहरीन की तो 60% आबादी शिया बताई जाती है। दुनिया भर में शिया समुदाय में अमेरिकी विरोधी मुखर होगा ही, जो उसके और मित्र देशों के लिए अलग तरह की चुनौतियां पेश कर सकता है। ईरान में अरसे से जारी खामेनेई विरोधी प्रदर्शनों को अमेरिका और इजराइल ने सत्ता परिवर्तन की पटकथा लिखने के लिए अनुकूल संकेत माना। उन प्रदर्शनों को हवा देने में अमेरिकी और इजराइल की अप्रत्यक्ष भूमिका भी रही है। इसीलिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के लोगों से सड़क पर उतरकर सत्ता पर कब्जा करने का आह्वान कर रहे हैं। इसमें दो राय नहीं कि खामेनेई के कट्टरपंथी शासन से ईरान में एक वर्ग असंतुष्ट है, लेकिन वे भी मुस्लिम ही हैं जो अमेरिका या इजराइल का साथ देने की हद तक हरगिज नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी छवि इस्लाम विरोधी है। जेन जी कहे जाने वाले शहरी युवाओं के बल पर ईरान में सत्ता परिवर्तन का सपना देख लेना दूरदर्शिता नहीं मानी जा सकती। खासकर पिछले साल जून के बाद से ही हमले की आशंका के साथ जीते रहे खामेनेई विस्तृत उत्तराधिकार योजना बनाकर गए हैं। इसलिए नए नेतृत्व के सवाल पर ईरान में किसी संकट की संभावना नहीं जिसे अमेरिका कठपुतली सरकार के लिए अवसर में बदल सके। फरवरी 2022 से जारी रूस यूक्रेन युद्ध तथा तमाम अन्य संघर्षों के बीच ही अब युद्ध का बड़ा मैदान बनते दिख रहे मध्य पूर्व की अंतिम परिणति तो समय ही बताएगा, लेकिन न तो आतंकी संगठनों को ईरान की मदद सही मानी जा सकती है और न ही उस बहाने ईरान पर हमले की अमेरिकी दादागिरी। सीनेट की मंजूरी बिना ही किए गए हमले का अमेरिका में भी विरोध शुरू हो गया है। राष्ट्रपति को किसी हमले को तभी मंजूरी देने का अधिकार है जब सीधे अमेरिका को खतरा हो। ईरान के मामले में ऐसा नहीं था। अमेरिकी मीडिया की माने तो ईरान पर हमला अमेरिका ने मित्र देश सऊदी अरब के दबाव में किया, जो दिखावे के लिए तो संवाद की पैरवी करता रहा, लेकिन वास्तव में अपनी प्रतिद्वंदी इस्लामी ताकत ईरान को कमजोर करना चाहता है। कहा जाता है कि युद्ध शुरू करना आसान है, मगर उसे रोकना मुश्किल। छल और बल से शुरू हुआ यह युद्ध लंबा चला तो मानवता के साथ साथ वैश्विक आर्थिकी पर यानी दुनिया भर की इकोनॉमी पर भी बहुत भारी पड़ेगा। पर उसकी चिंता व्यापार केंद्रित सन की सत्ता को तो हरगिज नहीं है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तीसरे विश्व युद्ध के मंडराते खतरे पर अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।